कि अगर तेरा ये दुश्मन है तो इससे दुश्मनी निकालने से पहले ये तो देख ले कि ये मेरा बंदा मेरा चहीता है, ये मेरा बंदा है। ये सोचकर हमें माफ़ कर देना चाहिए, हमें दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए। और बड़ा ये काम आसान नहीं है। जब दिल में नफरत होती है उसको ख़त्म करना बहुत वैसा काम है। अल्लाह ताला आपको हमें सबको सही रास्ता दिखाए। विकलांग सर्टिफिकेट कैसे बनता है? विकलांग जो कहते हैं वो विकलांग कहते हैं अपाहिजों को, जो अपाहिज हो जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। कई बारी हम ट्रेन में चलना है, बहुत हादसे हुए हैं, और बड़े शौक में डाला पकड़ के उसका और चलते हैं। कई बारी खंभे टकरा जाते हैं और वो गिर जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं। कई बारी टांग ट्रेन में आ जाती है, कट जाती है। कई बारी लकवा मार जाता है। कुदरत का खेल है। और तरह तरह से जो लोग अपंग हो जाते हैं, जिनकी कोई ना कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है या जिस्म बेकार हो जाता है, काम नहीं करते, उसको अपाहिज बोलते हैं, तो उनके सर्टिफिकेट बनते हैं। और सर्टिफिकेट कैसे बनते हैं कि किसी सरकारी अस्पताल में हम जाएं और एक पर्चा बनवाएं, तो वो पूछता है कि आपको क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, तो हमें बताना है कि हमें विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना है अपाहिज का, तो वो उन्हीं डॉक्टरों को रेफ़र कर देता है। और वो जो डॉक्टर्स हैं 2-3 बार आपको देखेंगे और देखने के बाद सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। लेकिन सर्टिफिकेट जब देते हैं कि पहचान पत्र या आधार कार्ड या राशन कार्ड, कोई ना कोई दिल्ली की आईडी आप पे होनी चाहिए, नहीं तो डॉक्टर भी भगा देंगे, हमें विकलांग सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो हमें सारे पेपर्स, अगर हमें रोज़गार करना है और हिंदुस्तान में रह के बढ़िया रोज़गार करना है, तो रोज़गार करने के लिए हमें सारे सरकारी प्रूफ करने हैं। अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस में भी सारे सरकारी प्रूफ चाहिए। जगह जगह हमें राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड सब जगह चाहिए, बैंक के खाते भी चाहिए। हमें बिजनेस करना है। और अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी में भी पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड चाहिए, जब भी हमें रोज़गार मिलेगा। तो असली बुनियाद जो हमारे रोज़गार की है वो हमारे सरकारी पेपर हैं। उस सरकारी पेपरों में हमें नहीं चूकना है। और हम लोग गरीबी से गुमराह हो जाते हैं। इस गरीबी से लड़के, इससे टक्कर लेकर के और हमें सारे काम कराने हैं। बड़ी माँ बहनें रोती भी आती हैं और मेरे भाई भी, लेकिन जब काम हो जाते हैं तो कुछ थोड़ी मुस्कुराहट भी माशाल्लाह आ जाती है। और एरिया में सभी लोग लगभग मुझे जानते हैं, और जब आप लोग तारीफ़ करते हैं, मेरी तारीफ़ चलती है, तो मुझे और खुशी होती है कि मैं और काम करूं। और जब मुझे कहीं से ऐसा भी लगता है कि नाज़िर भाई के बारे में थोड़ी तो मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी कमी हो, मैं उसको दूर करूँगा और बढ़िया काम करूँगा। ये मेरी सोच होती है। सभी लोग एक एक अपना सरकारी बैंक में खाता खुलवाएं। 1000 रुपये से खाता खुलता है, और जब 1000 से खाता खुलता है तो हमें पासबुक भी मिलती है। देखिए, हम एक बैंक ऐसा है कि जहां हमारा खाता जो सरकारी बैंक में खुलता है तो 50 रुपये से खुलता है, तो वो हमें चेक नहीं देते हैं, सिर्फ पासबुक देते हैं। 50 रुपये खाता खुल तो जाता है, लेकिन वो हमें चेक नहीं देते हैं। मान लीजिए सरकार से कभी हमारे लोन आ गए कि आधा माफ सब्सिडी दे रही है सरकार, बड़ी छूट से दे रही है, तो उसमें सरकार कुछ चेक मांगती है। अगर हम 1000 रुपये से खाता खुलवा लेते हैं तो हम पासबुक लेने के हकदार हो जाते हैं, जो सरकार से हमें चेक की पासबुक मिल जाती है। तो हमें अगर गुंजाइश है और कर लेनी चाहिए। 1000 से खाता हमारा खुलता है और वो 1000 रुपया हमारा पड़ा ही रहता है, सरकार के खाते में पड़ा रहता है, और उसमें 10, 20, 50 हर महीने बढ़ते भी रहते हैं। जो सरकार, अगर हम सरकार से लोन लेते हैं तो वो हमसे ब्याज लेती है, सरकार पे हम पैसा जमा करा देते हैं तो वो देती है। तो हमें अपने बिजनेस के लिए हमें 1-1000 रुपये से खाता सरकारी बैंक में, और किसी बैंक में नहीं। बहुत से मेरे बहन भाइयों ने, मेरी माँ बहनों ने बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक में खुलवाया है, वहाँ ना खुलवाएंगे। मुस्लिम बैंक में खुलवाया है, वहाँ नहीं खुलवाएंगे।
एक सरकारी बैंक में आप खाता खुलवाइए, किसी सरकारी बैंक में, और वो खुलवा कर रखिएगा। और अब आप नाजिर भाई पे आ रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह से मेरी दुआ है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, आप लोगों के लिए भी करता हूँ और आपकी खिदमत भी करता हूँ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ पूरी फरमाएगा। तो आपके सारे पेपर्स मैं चाहता हूँ कि आपके पूरे हो जाएं, और जब पेपर्स पूरे हो जाएंगे तो मैं फटाफट आपके सारे काम इंशाल्लाह, कराने वाला अल्लाह है, आपका सारा काम इंशाल्लाह बन जाएगा। ऑनलाइन से फार्म जमा कर रहे हैं, 6 नंबर फार्म, 8 नंबर फार्म कितने, और वो लोग आपकी इंक्वायरी भी करके ले गए, पर्ची भी दे गए, और आपको परेशान कर रहे हैं, पहचान पत्र भी नहीं मिल रहा। तो एक नंद नगरी में BDO, एक BDO करके ऑफिस है नंद नगरी में, जो मेन होता है, जो ऑनलाइन के बारे में बताते हैं। अपना फार्म लेकर वहाँ जाएं अफसर के पास, BDO ऑफिस में, और कहें कि हमें जमा करे हुए इतने दिन हो गए, ना पहचान पत्र का पता, ना हमारे एप्लीकेशन का पता। वो वहाँ से देख करके आपको बताएंगे, उनके पास सरकारी ID होती है, वो कुछ कोड डालेंगे और देख करके आपको लिख कर दे देंगे कि कहाँ से मिलेगा, या आपका कैंसिल तो नहीं हुआ है, या कोई परेशानी तो नहीं है, या बन गया है या नहीं बना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। BDO ऑफिस नंद नगरी, गगन के सामने, जन्मपत्री। जब हम किसी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करने जाते हैं और जो हमारा पर्चा बनता है, तो कोशिश रहे एड्रेस पूरा लिखवाएं। वो सिर्फ नाम लिख देता है और उम्र लिख देता है, बल्कि जगह का नाम भी नहीं लिखता है। तो आप कोशिश करें, उससे कहना कि भाई मान लीजिए हम बजरंगबली मोहल्ले में रहते हैं, और मान लीजिए हमारा मकान नंबर, जो हमारा मकान नंबर है 12/25, गली नंबर 2, बजरंगबली मोहल्ला, दिल्ली 53, और ये मेरा नाम, ये मेरा बाप का नाम, ये मेरी उम्र, इतना ज़रूर लिखवाया करो। और आंगनवाड़ी में भी पूरा नाम, और सरकारी हॉस्पिटल में भी पूरा नाम, और जो बच्चों के टीके लगते हैं वहाँ पर भी पूरा नाम होना चाहिए, और पता भी पूरा ढंग से होना चाहिए। तो उस आंगनवाड़ी के पर्चे की जो कॉपी, या बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं तो स्कूल में आई कार्ड की फ़ोटो कॉपी, या बच्चों के स्कूल के रिज्यूम की फ़ोटो कॉपी, या आधार कार्ड बन गए हैं या पहचान पत्र बन गए हैं तो उसकी फ़ोटो कॉपी, और माँ बाप का पहचान पत्र या आधार कार्ड, लाइट का बिल, और बच्चे का एक फ़ोटो, आपकी जन्म पत्री बन जाएगी। और जन्म पत्री जब हम पैदा यहाँ हुए हैं, और ख़ास तौर से हमारी बच्चियाँ, तो उनकी जन्म पत्री दिल्ली की ही होगी, तभी उस बच्ची को लाडली स्कीम मिलेगी, नहीं तो लाडली स्कीम नहीं मिलेगी। बच्ची की जन्म पत्री सिर्फ दिल्ली की ही होनी चाहिए, उसी की लाडली स्कीम होगी। और लाडली स्कीम, आप लोग ये ना सोचें कि हमारी बच्ची दुनिया में आ गई और हमारी गोद में आ गई और अब हम फ़ौरन इसकी लाडली स्कीम करा दें। वैसे तो अगर हमारी बच्ची सरकारी स्कूल में जब पहली क्लास से पढ़ेगी तो पहली क्लास से ही उसकी लाडली स्कीम लागू होगी, और पहली क्लास से अगर वो पढ़ के 12 क्लास पढ़ के निकल जाती है तो पूरा 1 लाख रुपए सरकार देगी लाडली स्कीम का। और हम जैसे बच्चे हमारे जन्म लेते हैं और दुनिया में आते हैं, अस्पतालों में हमारी गोदों में आते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाडली स्कीम एकदम हम वहीं से कर लें। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी होता है तो आप लोग मायूस ना होना। इस तरह बनती है, पहली क्लास में बच्ची का एडमिशन हुआ और उसमें पेपर्स क्या लगते हैं, बच्ची की पैदाइश दिल्ली की, और माँ या बाप का पहचान पत्र, और माँ बाप के साथ बच्ची का फ़ोटो, और एक उसका सिंगल फ़ोटो, वो उस फार्म पे लगता है, और दिल्ली की जन्म पत्री लगती है, और दिल्ली में रहने का 3 साल का प्रूफ लगता है। और लाडली स्कीम बच्ची को कैसे मिलती है, 1 क्लास से लेके 12वीं क्लास तक अगर उसने वो फेल नहीं हुई, उसने क्लास नहीं छोड़ी और वो 12 क्लास पढ़ के निकल गई तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा और वो लाडली स्कीम मिलेगी। उस बच्ची का कोई साल भी बीच में गैप हो गया
या वो फेल हो गई तो उस बच्ची को लाडली स्कीम नहीं मिलेगी। जिस दिन वो फेल हो गई उस दिन लाडली स्कीम खत्म हो गई। जिस दिन उसने 12 क्लास से पहले कोई क्लास गैप कर दिया तो लाडली स्कीम खत्म हो गई। लाडली स्कीम 3 साल या 5 साल रहने का दिल्ली में प्रूफ होना चाहिए। और प्रूफ कौन कौन से चल जाते हैं। अगर हमने कोई चिट्ठी हमारे पास हमारे रिश्तेदारों की आई है तो हमेशा आप ध्यान रखना कि जो रिश्तेदारों की हमारी चिट्ठियाँ आती हैं उन चिट्ठियों पे लिफाफे, कई बारी हमने लिफाफा खोला और लेटर को रखा और उसे फाड़ा और फेंक दिया, यही करते हैं। तो हमें उस लिफाफे को उस लेटर के साथ स्टेपलर से फिट करके रखना चाहिए और उसकी फ़ोटो कापी हाथों हाथ करानी चाहिए, दोनों की। एक फ़ोटो कापी लिफाफे की और एक उस लेटर की, उसके साथ स्टेपलर से पिन करो और फाइल में लगा दीजिए। और ओरिजिनल को बहुत संभाल के रखना है। अगर हमारे पास कोई लेटर 5 साल पुराना दिल्ली में आया है तो वो भी चल जाएगा। कुछ लोग हमारे रोज़ डेली पैसेंजरी काम करते हैं, दिल्ली से आना जाना, जो आसपास 100, 150, 200 किलोमीटर का दायरे में रोज़ आते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं, फिर सुबह आते हैं, फिर रात को अपने घर चले जाते हैं। तो एक MST बनती है जो रेलवे से पास बनता है, तो उसमें अगर नाम है दिल्ली का आने जाने का तो वो प्रूफ भी चल जाता है। एक सिर्फ वही देखते हैं कि दिल्ली में इनका कोई लिंक है नहीं, ये यहाँ रहते हैं या नहीं, तो हमें वो प्रूफ साबित करने हैं। बहन कह रही है कि वोटर लिस्ट से नाम कैसे मिलेगा। जो हमारे एरिया के ऑफिस हैं, अगर आप सीलमपुर की हैं, चौहान बागर जाफराबाद की हैं, बिरमपुरी की हैं, गौतमपुरी की हैं और मौजपुर की हैं, तो आप सीलमपुर कचहरी में जाइए। और अगर आप जनता कॉलोनी, वेलकम, कबीर नगर, करदमपुरी की अगर आप हैं, मानसरोवर पार्क में हमारा ऑफिस है, आप वहाँ जाइए। और अगर आप मुस्तफाबाद की हैं तो उसकी विधानसभा अलग है, उस्मानपुर की हैं तो उसकी विधानसभा अलग है। तो वहाँ जो हमारे दफ्तर हैं, पहचान पत्र के दफ्तर हैं, उन दफ्तरों में जा कर के अपना नाम, पता या अपना पहचान पत्र ले जाइए। अपने पहचान पत्र से वोटर लिस्ट की फ़ोटो कापी निकलवा लीजिए और वो वोटर लिस्ट की कापी अपने पास संभाल कर रख लीजिए। क्योंकि कभी भी सरकार से ऑर्डर हो जाएंगे कि लाल पीले राशन कार्ड के फार्म आ गए हैं। मैं इतनी मेहनत, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की है और आप मेरी मेहनत को भी देखिए कि मैं कितना टाइम अब भी आपसे बात कर रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं सारा काम ऐसे ही हो जाता है। सुबह 6 बजे से बच्चे लगते हैं, जब आपके बैठने का इंतज़ाम होता है। तो बड़ी हमारी मेहनत, और मैं चाहता हूँ कि हमारी मेहनत और आपकी भी मेहनत, कितने आप धक्के खाती हैं, कितने इन दलालों के शिकार होती हैं, कितने इन अफसरों के जो रिश्वतें मांग रहे हैं इनके शिकार होते हैं, कितने परेशानी का माहौल, काम धाम छोड़ के अपनी दिहाड़ी ख़राब करके लाइनों में लग के आप काम करा के लाते हैं। मैं तो आपको बहादुर कहता हूँ कि ऐसे गरीबी में हम ऐसे काम करते हैं और ये काम हमारे हुए। मैं चाहता हूँ कि आपकी फाइल जिस टाइम फार्म आए तो सिर्फ मेरे पास फाइल ले लेके आए आप। लीजिए नाज भाई पेपर है, ये पेपर्स, और जैसे फार्म आने वाले होंगे और बहुत जल्दी कभी भी आ सकते हैं। कैसे पेपर लाएंगे आप, उसमें ध्यान रहे, पेपर किस तरह लाएंगे आप। वोटर लिस्ट की फ़ोटो कापी सबसे ऊपर, उसके नीचे इनकम जो आमदनी का सर्टिफिकेट है उसके नीचे उसकी फ़ोटो कापी, पहचान पत्र और आधार कार्ड की कॉपी उसके नीचे, और अगर हमारा राशन कार्ड कोई सा है सफ़ेद या कोई सा भी, उसकी फ़ोटो कापी उसके नीचे, और 2 फोटो, 2 पड़ोसियों के फ़ोटो कापी, और जब फ़ोटो कापी करा लें पड़ोसियों की उनके साइन करा लें आप। और लाइट का बिल सबसे ऊपर, सारी फाइल के ऊपर लाइट का बिल, और लाइट का बिल कौन सा, नया बिल जो न्यू होता है वो लेकर आइएगा। उसके ऊपर नाजिर भाई आपका लाल पीला राशन कार्ड फार्म लगाएंगे और इंशाअल्लाह बन के आएगा। नाजिर भाई बहने भाई कह रहे हैं कि गैस का कनेक्शन कैसे होता है, कानून में है
गैस का कनेक्शन देखिए, जो हमारे एरिया वाइज है, जो हमारे सीलमपुर, मौजपुर, चौहान बागर, भजनपुरे की मज़ार के आगे गायत्री गैस है, वहाँ पर घर पे जा सकते हैं। और भी कई जगह गैस की एजेंसियां हैं, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और क्या लेके जाएंगे? पहचान पत्र, आधार कार्ड, लाइट का बिल, 2 फोटो, ये आप लेकर जाएंगे और उससे फार्म लेकर भरें और वहीं जमा कर दें। और जिनका आधार कार्ड की कॉपी नहीं लगाई, जिसने गैस के, जहाँ गैस कनेक्शन आपके हुए हैं और जिन्होंने आधार की कार्ड की कॉपी नहीं भेजी, तो 900 रुपये का सिलेंडर आता रहेगा। और जिसने फोटो कॉपी लगा दी, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगने से 500 रुपये का आएगा। तो आधार कार्ड की फोटो कॉपी हमें लगवा लेनी चाहिए। जो सरकार से हमें छूट है, जो सरकार से हमें फायदे हैं, वो हमें उठा लेने चाहिए। और जैसे हमारे सबकी, हमारी माँ बहनें, भाई, बाप समान बुजुर्ग जो विकलांग हैं, उनके अगर पेंशन हुई भी हैं, तो वहाँ आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी भेजें, फोटो कॉपी करा करके और अपना नंबर डाल करके और वहाँ जमा करके आए, ये पेंशन रिकॉर्ड हो जाएगी। ये ध्यान रहे। हट हो गया इसको, खैर मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा तो नहीं है कि हम जानकर अपना राशन कार्ड खो देंगे, लेकिन होता क्या है, हमारी लापरवाहियों से भी हमें नुकसान हो जाता है। राशन कार्ड, हमें क्या जरूरत है कि ओरिजिनल राशन कार्ड हम ले लेकर जगह जगह जाएं? उसको घर में रखिएगा, फोटो कॉपी लेकर जाया करें। या राशन लेना है तब लेकर जाया करें और बड़े ध्यान के साथ लेकर जाया करें। और वहाँ पर भी आप ध्यान दें कि जहाँ आप राशन लेने जा रहे हैं, वो लोग भी खूब दलाली कर रहे हैं। वही आपको, आप ही लोग बताते हैं कि ऐसे हम वहाँ राशन लेते हैं तो वो हमसे 2000 मांग रहा है राशन कार्ड, वो हमसे इतने मांग रहा है। आप ही लोगों की कंप्लेंटें हैं। तो जिसकी नीयत ख़राब हो जाती है वो कुछ भी कर सकता है। आप अपना राशन कार्ड उसको दें तो उस पर राशन कार्ड पे नज़र ही रखनी है, कहीं आपका राशन कार्ड गायब न कर दे। बहुत ध्यान रखना है। अब हम भूल में तो ये हो जाता है कि कहाँ गया, क्या पता उसी ने खिसका दिया है। पैसा भी तो चाहिए उन्हें रिश्वतें चाहिए आपसे, इसलिए आपको परेशान करते हैं। तो आप खुद ही होशियार हो जाइए और अपने सामान को बहुत संभाल कर रखिए। ये चीज़ें कोई ऐसी नहीं है, इनकी बहुत बड़ी वैल्यू है और आज तक आपको इन चीज़ों की वैल्यू का पता ही नहीं है। और अब नाजिर भाई बता रहे हैं, अब आपको पता लगेगा और जब आपको फ़ायदे होंगे तो इंशाल्लाह आप दुआएं भी देंगे और आप कहेंगे भी कि हाँ, हमारा भाई या बेटा हमारा कोई है एरिया में जो हमारा हमदर्द है, जो अपने काम आता है वही अपना होता है। यूँ तो सब अपने हैं और जो बुरे वक्त में काम आता है तो वो सबसे अच्छा होता है। जो आप, मेरी माँ बहनें, भाई इतने गरीब और नाजिर भाई भी एक टांग से आपके लिए खड़े हुए हैं, ये आप कम बात नहीं समझना। ये अल्लाह का मामला है। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत डाली है तो मैं काम कर रहा हूँ, नहीं मेरी कोई मजाल नहीं। तो राशन कार्ड खो जाता है या पहचान पत्र खो जाता है या आधार कार्ड खो जाता है, एक तो आप सभी लोग जैसे हमारी कोई चीज़ बनकर आए उसकी फ़ौरन 2-2, 3-3 फ़ोटो स्टेट कापी करा लीजिए और वो फ़ोटो कापी घर में रखिए। अगर हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो फ़ोटो कापी से आसानी से बन जाएगा, और नहीं तो फिर हम टहलते रहेंगे, बड़ा परेशानी में आ जाएंगे। तो हमारा आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, कोई भी चीज़ हमारी खो जाए तो हम थाने में जा कर के, और देखिए थाने में कंप्लेंट ऐसा नहीं होता है कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन 2 महीने पुरानी हो जाती है। कानून में है 24 घंटे के अंदर अंदर कोई चीज़ हमारी खो जाए तो हमें सरकार को इत्तला करनी है, और सरकार में थाना भी आता है, पुलिस भी आती है। कुल मिला के जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं और सारे काम करते हैं उसको, और जो राजपाट चलता है, जो बड़े बड़े नेता चलाते हैं, सारा कुछ डिपार्टमेंट को मिलाकर उसको सरकार बोलते हैं जो राज चलता है। तो हमें थाने में इंफॉर्मेशन देनी है
जानकारी देनी है। और उसमें क्या लिखा जाता है कि मैं कल जो हमारा एरिया है मैं जाफराबाद या सीलमपुर या मौजपुर, मैं एक उदाहरण देके मतलब मिसाल देके आपको समझा रहा हूँ कि मैं यहाँ कल शाम के लगभग 4-5 बजे के लगभग यहाँ गया था और या गई थी। मेरे पास जो चीज़ थी या पर्स था या बैग था, जो चीज़ आपके पास थी, ऐसे ऐसे मेरा वो गुम हो गया, कहीं गिर गया, मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। मैं आपको सूचित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और अगर मेरा पहचान पत्र, राशन कार्ड या आधार कार्ड मिल जाए तो इस पते पर आप सूचित करें, आप मुझे इत्तला दें। ये उनकी ड्यूटी है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम थाने में लिख रहे हैं कि आप हमें इत्तला दें। अरे वो हमारी सरकार के, हमारे सबके नौकर हैं, सरकारी नौकर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो हमें इत्तला देंगे। और अगर नहीं मिलता है 1-2 दिन देख करके उसकी जो हमने FIR दी है, 2 कापियाँ होती हैं, 2 कापियों में एक वो अपने पास जमा कर लेते हैं और एक आपको मोहर लगा कर दे देंगे। तो वो उसकी भी आप फ़ोटो कापी कराइए जो वहाँ से रिसीविंग मिलेगी, और वो मोहर लगाकर साइन करके और डेट डाल कर देते हैं। तो वो उसकी फ़ोटो कापी और जिस पते पर हम रहते हैं लाइट या पानी का बिल या मकान की रजिस्ट्री भी चल जाती है, और 2 फ़ोटो, 6 नंबर का फार्म, और जिस पते पे हम रहते हैं आस पड़ोसी का पहचान पत्र हो या घर में से हो या मालिक मकान का हो या अपने माँ बाप का हो, उसकी फ़ोटो कापी लगाएंगे, 6 नंबर फार्म हम भरेंगे, इंशाल्लाह हमारा पहचान पत्र बन के आ जाएगा। और आधार कार्ड खो जाए तो उसको भी इस तरह ही करना है, राशन कार्ड खो जाए तो थाने में इसी तरह इत्तला देनी है, पहचान पत्र खो जाए तो उसकी भी इत्तला इस तरह देनी है। और अगर हमारे नाम पते गड़बड़ हो जाए और जिनके आधार कार्ड में नाम पता गलत है तो उनका नाम पता ऐसे ठीक नहीं होगा। अभी सरकार की तरफ से आधार कार्ड के फार्म नहीं आए हैं, जो नाम गलत हो गया है, उम्र गलत हो गई है, पता गलत हो गया है, तो सरकार की तरफ से अभी कोई फार्म नहीं आया है, आधार कार्ड ठीक होने का कोई फार्म नहीं आया है। आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। और पहचान पत्र में जिसको उम्र ठीक करानी है, जिनको अपना पता ठीक कराना है, जिनको अपना एड्रेस ठीक कराना है, मेल फीमेल ठीक कराना है, कि औरत का आदमी कर दिया, आदमी का औरत कर दिया, तो ऐसे के लिए एक 8 नंबर फार्म, हम 8 नंबर फार्म भरेंगे। और हमारा खोया हुआ पत्र जिसके अंदर उम्र गलत है उसकी फ़ोटो कापी, और जिसमें ठीक है, जैसे आधार कार्ड में ठीक है, जैसे हमारे राशन कार्ड में ठीक है, जैसे हमारे पासपोर्ट में ठीक है, या बैंक के अकाउंट में ठीक है, चाहे वो उम्र हो, चाहे वो पता हो, चाहे वो मेल फीमेल हो, तो उसकी फ़ोटो कापी प्रूफ के लिए हमें लगानी है कि इसमें हमारा ठीक है और इसमें हमारा गलत है, इसको ठीक कर दिया जाए। और एक फ़ोटो, और हमारे एरिया के दफ्तर हैं, या तो उन दफ्तरों में आप जमा करें या ऑनलाइन से आप इसको जमा कर सकते हैं। एक हमारी बहन कह रही हैं कि स्कूल में वो कह रहे हैं कि इनका एडमिशन तभी होगा, इनका एडमिशन तभी होगा तब इनका बैंक का। देखिए, एक कानून में ऐसा बता रहा हूँ कि मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, और बच्चों को नहीं बताएं आप। सरकार की तरफ से ऑर्डर हैं 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक प्रिंसिपल को या किसी भी टीचर को फेल करने का ऑर्डर नहीं है। चाहे वो बच्चा कितना भी कमज़ोर है पढ़ाई में, उसको प्रिंसिपल फेल नहीं कर सकता, ये सरकार के ऑर्डर है। लेकिन हमें ये बात बतानी नहीं है, बच्चे खुश हो जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपको कानून बता रहा हूँ, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान हमारा वतन है, और क्या हमारे कानून है, हमारे देश के क्या कानून है, हमें कानून का पता होना चाहिए। तो और एडमिशन
एडमिशन कैसे होंगे? अगर कोई प्रिंसिपल कहता है कि जन्म पत्री लेके आओ तो वो झूठ कहता है। सरकार से ऑर्डर है, कानून में है, एफिडेविट बनाइए और एडमिशन कराइए। यह कानून है, जन्म पत्री की जरूरत नहीं है। ये भटकाते हैं, ये अपना अंदर खाने से अपना लेन देन करके उनको घुसाते हैं अमीरों को, और हम गरीबों को भगाते हैं। हमें कानून का सहारा लेना है, हमें अकड़ना है, नहीं सुनना है। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर ही पुलिस बुला लीजिए। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे बच्चों के साथ बुरा हो रहा है। हमें अपना एडमिशन बच्चों का कराना है, एफिडेविट लगाकर ही एडमिशन हो जाता है। और जब बच्चा हमारा स्कूल चला जाता है और स्कूल में दाखिला हो जाता है तो स्कूल का प्रमाण पत्र और माँ या बाप का पहचान पत्र, लाइट का बिल या फिर पानी का बिल और बच्चे का एक फोटो, उसकी जन्म पत्री बन जाएगी। बाद में जन्म पत्री लगा दीजिए, वो दिल्ली का बाशिंदा हो जाएगा, दिल्ली उसकी पैदाइश हो जाएगी। और ऐसा एडमिशन नहीं होता है जैसे वो कह रहे हैं कि बैंक का खाता लाइए। उनसे कहिए कि अगर बैंक के खाते से ही आप एडमिशन करेंगे तो एक पेपर ले जाना आप अपने साथ प्लेन, और उससे कहना कि लिख कर दो कि बैंक का खाता ही मैं खुलवाऊंगा या खुलवाऊंगी, उसके बाद मैं एडमिशन लूँगा। ये कानून है, मैं एडमिशन नहीं कर रहा या कर रही हूँ, और उससे मुहर लगवा के साइन करा के मेरे पास ले आइए। वो करेगा ही नहीं, और करेगा तो नौकरी चली जाएगी। अभी एक बहन बड़ा परेशान थी और वहाँ कुछ अलग अलग तरह के मिजाज होते हैं। एक प्रिंसिपल आई हुई है, जीनत महल स्कूल में प्रिंसिपल आई हुई थी, उनके पेपर अटेस्ट नहीं कर रही थी। बार बार आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही। मैं बड़ा परेशान, किराया भाड़ा उठा रही और बड़ी गरीब, रोने लगी। मुझे गुस्सा आया, मैं खड़ा हो गया। मैं कहा आज मैं चल रहा हूँ स्कूल। मैंने 2-4 लेडीज़ को बुलाया, क्योंकि मैं जेंट्स हूँ और माँ बहनों के कानून है। तो मैं 10-12 लोगों को लेकर, अपनी माँ बहनों को लेकर स्कूल में एंट्री की। वो स्कूल में बाहर वो बैठा है, वो बोला अंदर जाएंगे नहीं। मैं जाऊँगा, फ़ौरन खोल दिया। बहरहाल हम ज़बरदस्ती चले गए। मैंने वहाँ जाकर कहा कि इनके पेपर आप अटेस्ट क्यों नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं कर रही हैं आप? तो आप मुझसे छूटते ही पहले बातें नहीं कर रही थी। फिर मैंने फिर कहा, मैंने मैडम जी, प्रिंसिपल साहब, बहन जी, आप ये बताइए इनके पेपर क्यों अटेस्ट नहीं कर रही हैं? और आप थोड़ा सा अपने भाई को भी समझ लीजिए कि मैं एक हिंदुस्तानी भाई हूँ, और ये भी समझ लीजिए मैं क्या हूँ। तो बड़े अकड़ के बोली, बताओ क्या है आप? मैं कहा मेरा नाम मोहम्मद नाजिर है और मैं समाज सेवक हूँ और मैं फ्री काम करता हूँ। मैं इनकी हमदर्दी में आया हूँ और आपको 1.5 लाख की तनख्वाह सरकार दे रही है। हमारे काम करने के लिए आपको सरकार 1.5 लाख रुपया दे रही है। आप इस कुर्सी पर बैठी हैं। आप अल्लाह भगवान से डरें, उनका काम करें, सवाब का काम करें। और जब अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है तो इसको अटैच क्यों नहीं कर रही हैं? और कानून में है तो क्यों अटैच नहीं कर रही हैं? कहने लगी, अरे आपके अंदर तो मैनर्स नहीं है, आपको तो बात करना भी नहीं आता है, मैं अभी पुलिस बुला रही हूँ। मैं कहा बुलाइए पुलिस, आप बुलाइए पुलिस। और पुलिस बुलाने से पहले ये और सोच लीजिए कि जिनके साथ में आया हूँ और बहनों का ही काम है और बहनें भी मेरे साथ आई हैं, इनसे और निमट लीजिए। जब वो बहनों ने मुझे पीछे कर दिया, वो आगे हो गई, बातचीत चलने लगी कि आप रिश्वत की बात करती हैं, आपने क्या क्या सेटिंग कर रखी है, हम सारी बात सरकार को बताएंगे और नाजिर भाई मीडिया को लेके आएंगे। घबरा गई वो और फिर बोली, ऐसा है भाई आप जाइए और आधे घंटे में भेज देना इन्हें। आधे घंटे में कोई बात नहीं है मैडम जी, हम जाते हैं, आधे घंटे में आप बात कर लीजिए, कोई बात नहीं है। और यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अल्लाह भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है और इस सीट पे बिठाया है, इतना बड़ा रुतबा दिया है, तो इनके काम कीजिए।
तो आधे घंटे बाद उनका काम हो गया। तो आप सब कानून का सहारा लें। और एक दो बार जब स्कूलों में इधर उधर पुलिस आएंगी, ये खुद डर जाएंगे। और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, हमें कानून का मान सम्मान करना है। हमें हिंदुस्तान के कानून का मान सम्मान करना है, हमें इज्जत करनी है। कोई घर के मामलात हैं हो जाते हैं, अल्लाह ताला आपको हमें सबको महफूज रखे। ये एक तरह से बड़ा आज़ाब होता है कि घर में डिस्प्यूट होना, झगड़ा होना, और आप प्लीज़ उधर चलिए। और फिर ऐसा माहौल कि बार बार पुलिस का आना, दिमाग में टेंशन हो जाती है। तो ऐसे में अगर हमें लगता है कि हमारा सामने वाला इतना गलत है, ये बार बार पुलिस बुलाता रहता है, और जिसका हौसला इतना बड़ा है कि बार बार पुलिस अपनी फैमिली पे बुलाए, अपनी फैमिली पे वार करे, तो ऐसे में हमें अपना बचाव करना है। और बचाव कैसे होता है? बचाव एक थाने में आप कंप्लेंट दीजिए, और ऐसे नहीं 5-6 जगह कंप्लेंट जाएगी, एक कमिश्नर को जाएगी, एक डीसी साहब को जाएगी, एक एसीपी साहब को जाएगी, एक एसएचओ साहब को जाएगी। 5 कंप्लेंट लिखे कि ऐसे ऐसे ये मेरा इनसे रिश्ता है, मैं यहाँ रहती हूँ, और ये बार बार पुलिस बुलाने का माहौल, और इस तरह से मुझे धमकियाँ दी जाती हैं, ये हमें कभी भी फंसा सकता है या फंसा सकती हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मुझे आप अपनी हिफाजत में रखें और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा करके आप कंप्लेंट कर दीजिए। कल को कोई बवाल खड़ा हो गया तो आपका बचाव हो जाएगा, अपना बचाव कर लीजिए आप। ये कानून है। देखिए, हर बात रोजगार से होती है और पैसे से होती है, तो उसको बढ़ावा हमें किस तरह सरकार दे रही है। तो ओबीसी वालों को, जो ओबीसी में आते हैं, उनको सरकार ने तरह तरह की हर जगह छूट दी है और बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी है सरकार ने। और ओबीसी क्या होता है? ओबीसी कहते हैं कि जो कारोबार से कमज़ोर होते हैं, जो कारोबार से पिछड़े होते हैं, उनको ओबीसी कहते हैं। तो जो हमारा पिछड़े वर्ग के लोग, जो हम कारोबार से पिछड़ गए हैं, उनको ओबीसी कहते हैं। और बहुत से हमारी माँ बहन भाई ये समझ लेते हैं कि कई बार में आते हैं कि भाई हम तो नीची जाति के हैं। ऐसा नहीं है। सरकार कहती है कि पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कारोबार से कमज़ोर हैं, इन्हें उठाइए। इसलिए सरकार, जिसके पास ये सर्टिफिकेट होता है, उसी को सरकार मानती है कि ये पिछड़ी जाति का है। ऐसे हम कहें, मैं कहूँ कि मैं अंसारी हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं काय का अंसारी हूँ? मैं कहूँ मैं कुरैशी हूँ या सैफी हूँ या मलिक बिरादरी का हूँ, या अदर कोई सी भी बिरादरी की मैं बात करूँ, तो मैं किसी बिरादरी का हूँ ही नहीं। मैं तो खान पठान हूँ, जब मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। और रही ऊंच नीच की बात, हम सब अल्लाह और अल्लाह के नबी और कुरान पाक के मानने वाले हैं। हम सब आदम अलैहिस्सलाम से हैं। माँ हुआ हमारी माँ, आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप। हमारे यहाँ कोई ज़ात बिरादरी नहीं, कोई पैसे से ऊंच नीच नहीं, वो सब एक बराबर है। कोई बादशाह भी, अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और वो बादशाह भी आ जाए और सबसे लेट आए, तो सबसे पीछे ही उस जमात में, उस सफ़ में नमाज़ पढ़ेगा। ना कोई गरीब हटेगा, न वो किसी को हटाएगा। जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पड़ेगा। हम सब एक हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई ज़ात बिरादरी से ऊंचा नीचा नहीं। एक कबीले हैं कि जो जो काम करता गया उसको बताते गए। कोई कपड़े की बुनाई की तो ये अंसारी हो गया, कोई मीट का काम करने लगे, गोश्त काटने लगे, तो वो कसाई हो गए, कुरैशी हो गए। और कोई तेल का व्यापार, तेल का व्यापार कितना बड़ा है, कितना अच्छा तेल का व्यापार है कि हम नारियल का तेल भी लगाते हैं, चमेली का तेल, सरसों का तेल, कितने तेल हैं, और इतने बड़ा व्यापार, उनको मलिक कहते हैं। तो हमें सारे सर्टिफिकेट हमें बनवा लेना चाहिए। और सरकार ने हमें छूट तो दे दी, लेकिन हमारे सर्टिफिकेट बन नहीं रहे। हम तरस रहे हैं, हम देख रहे हैं खड़े। क्यों? ये 20 साल के प्रूफ मांग रहे हैं। कहाँ से लाएं 20 साल?
तो मैंने सरकार से मैंने लेटर लिखा है और वहाँ से माशाल्लाह जवाब आया है। अब मैं जाकर बात करूँगा, अल्लाह ने चाहा राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड और लाइट का बिल, आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बन जाएगा।